हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। और आज के हमारे एक्सपर्ट, आज के हमारे गेस्ट सीए गौरव आर्य। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। गौरव जी ने एक आर्टिकल लिखा था SEIS के ऊपर, और वो अभी अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सोनीपत ब्रांच में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मैंने वहीं पे वो आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि SEIS जो है वो बहुत ही कम लोगों को उसका पता है, उसका बेनिफिट का वो यूज करते हैं। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर हम MEIS की बात करें, जो है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, उसका ऑलमोस्ट सभी के सभी जितने भी गुड्स में डील करने वाले एक्सपोर्टर हैं वो सभी के सभी उसका बेनिफिट लेते हैं। आज हम गौरव जी से समझेंगे कि SEIS का क्या बेनिफिट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ले सकता है, कैसे ले सकते हैं, क्या उसकी वैलिडेशन है, क्या एक्सपायरी है। सो गौरव जी, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है SEIS से रिलेटेड, वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि SEIS लेने के लिए गवर्नमेंट के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। हमने जीएसटी में सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी है, इनकम टैक्स में भी पढ़ी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस फॉर क्लेमिंग SEIS? सर, आपके क्वेश्चन से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्टिकल लिखने के बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आए, ईमेल्स आई, और लोगों ने बोला सर ये स्कीम तो बंद होने वाली है, तो आप आर्टिकल क्यों लिख रहे हो? 2015-2020 की जो फॉरेन पॉलिसी है, 2020 तो पूरा हो गया, लास्ट ईयर है, तो आप इतनी लेट अवेयरनेस क्यों ला रहे हो हमारे यहाँ? लेट अवेयर हमारे को क्यों कर रहे हो? और प्लस उन्होंने मुझे बोला जब WTO में यूएस के अगेंस्ट में इंडिया केस हार ही चुका है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव सारे बंद ही होने वाले हैं, तो क्या फायदा सर इस आर्टिकल का, क्या फायदा इस स्कीम का? तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। सर्विसेज की डेफिनेशन से पर आने से पहले मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, SEIS की स्कीम यूएस ने कोर्ट के अंदर, WTO कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं की थी। अब ये मसला था क्या? नवंबर 2019 में जो जजमेंट आया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का, उसमें हुआ क्या था? हुआ ये था कि WTO में जो एग्रीमेंट है, सब्सिडीज एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसमें एग्रीमेंट का एक्चुअल डिटेल दूंगा मैं आपको। तो उस SSC एग्रीमेंट, सब्सिडीज एग्रीमेंट जिसको हम SSC एग्रीमेंट बोलते हैं, उस एग्रीमेंट में क्लॉज है कि जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1000 से ऊपर होगी, उनको अपने सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो रिवार्ड की फॉर्म में है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिफंड्स, जो टैक्सेस आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हो, वो सारी स्कीम्स बंद करनी पड़ेंगी। अब इंडिया की 2015, 2016, 2017 की अगर हम इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम $1000 से ऊपर की है, तो इंडिया के पास कोई लीगल स्टैंड था नहीं इतना स्ट्रांग। केस वो हार गए हैं, इंडिया केस हार चुका है WTO में। तो अब एपलेट ट्रिब्यूनल में इंडिया ने केस फाइल किया वहां पर, लेकिन अभी तक हियरिंग नहीं हुई है बिकॉज वहां पर कॉरम नहीं है। WTO के बारे में बताना चाहूंगा, WTO एग्जिस्टेंस में जब आया, उससे पहले मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हुआ करते थे ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। वो एग्रीमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में नहीं हुआ करते थे, यानी कि कुछ एग्रीमेंट्स कुछ और क्लॉजेस के साथ हैं। तो इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए WTO का गठन किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। और WTO में अब जो एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, अब वो सिंगल एक एग्रीमेंट है जो सारे की सारी कंट्रीज जो भी WTO की मेंबर है उनको गवर्न करता है। और दोनों के लिए ही, यूएस और चाइना के लिए, आज एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग इकोनॉमी होने के साथ, एक जो $5 ट्रिलियन का सपना लेते हैं, सपना देखते हैं, मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे को सपना दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक डर सा पैदा करता है यूएस और चाइना के मन में कि कहीं इंडिया सुपर पावर ना बन जाए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर यूएस ने डाउट क्वेश्चनिंग करी है, और अब मोस्ट प्रोबेबली MEIS और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है, बाकी अदर जो स्कीम्स हैं,
उसके रिप्लेसमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही तैयारी कर ली है। अभी बीच में मार्च 20 में ही एक न्यू स्कीम इसको बोलूंगा रिबेट ऑफ ड्यूटी एंड स्टेट लेवीज के नाम से एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करने का मन बनाया है। अभी उसका ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम उसको लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में। और ये स्कीम रिप्लेसमेंट होगी जितनी भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स है एक्सेप्ट SEIS और एडवांस ऑथराइजेशन, जिसको यूएस ने चैलेंज नहीं किया है कोर्ट के अंदर। तो अभी SEIS के ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं है। 2015-20 की पॉलिसी में SEIS जो है अभी बिल्कुल वैलिड है, अदर स्कीम्स भी अभी वैलिड है। 2015-20 की पॉलिसी में हम उनका बेनिफिट ले सकते हैं। 20 के बाद यानी कि 2021 की मैं अगर बात करूं, गवर्नमेंट ने सारी स्कीम्स एक्सेप्ट SEIS एक्सटेंड कर दी है फॉर वन मोर ईयर। SEIS के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि वी विल इशू नोटिफिकेशन इन ड्यू कोर्स। तो लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 1920 की, उसमें हम अभी SEIS का बेनिफिट उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ले सकते हैं। अब ये तो था सर बैकग्राउंड कि लोगों के मन में जो डाउट था कि SEIS क्या बंद होने वाली है। नो, SEIS बंद नहीं होने वाली है। SEIS अभी नोटिफाइड नहीं हुई है आगे आने वाले सालों के लिए, लेकिन 1920 में SEIS का बेनिफिट हम ले सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी SEIS किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। SEIS के बारे में जैसे आपने बोला बहुत ही कम लोगों को पता है। SEIS की जो फुल फॉर्म है वो है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हम जो भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज को, वो एक्सपोर्ट के दायरे में आती हैं। लेकिन लीगली उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या मोड्स हैं, किस किस फॉर्म में हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हमें किस टाइप के रिवार्ड्स मिलते हैं SEIS में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिवार्ड किस फॉर्म में मिलते हैं, रिवार्ड की वैलिडिटी क्या है, और हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं SEIS अप्लाई करने से पहले। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आज इस डिस्कशन में मैं आंसर करूंगा। तो आपने सबसे पहला जो प्रश्न पूछा था कि SEIS स्कीम में पे जाने से पहले वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, यानी कि सर्विस की डेफिनेशन क्या है। सर्विसेज पे हम बाद में आएंगे कि वो सर्विस की डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए मैं अपना जो आर्टिकल है, अपना जो राइटअप है वो मैं शेयर करता हूं और एक उसका एक क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन करते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, सर्विस को क्या है और सर्विस सप्लायर कौन है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं डिस्कस करने के लिए। देखिए आई थिंक शेयर हो गई स्क्रीन। बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो गई है, प्लीज। यस सर। हमने पहले डिस्कस किया था WTO के बारे में, यूएस के बारे में, और ये बताया था कि SEIS के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। सच SEIS आगे भी चलेगी और अभी भी चल रही है। रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था जो न्यू स्कीम आएगी। अब मैं डायरेक्ट आता हूं SEIS के ऊपर। SEIS बड़ी ल्यूक्रेटिव स्कीम है मोहित जी। 5% to 7% का बेनिफिट मिलता है। मेरे को वही, जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा गौरव जी आपका, तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैं मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ, तो 5% भी मिनिमम लूँ तो 5 लाख रुपए मेरे बन जाते हैं। सर जनरली 5% का तो वैसे भी मार्जिन मेरे को लगता नहीं है, नेट प्रॉफिट अगर निकलता होगा बिजनेस से। अगर 5 लाख रुपए मेरे को और ओवर एंड अबव अगर फ्री में मिल रहे हैं, मैं कहूंगा फ्री में मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आप पे कोई पर्टिकुलर कार्रवाई करते हैं तो वो मिल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि लोगों को शायद अवेयरनेस ही नहीं है या फिर क्वालिफिकेशन। मैंने तभी इस पे आपके साथ जो है ना डिस्कशन रखा कि कौन कौन क्वालिफाई करता है, आप उसके बारे में बताएं सबसे पहले। मैं पहले ना इसके बारे में एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स, एक कहते हैं ना गणित पहले लगाना चाहिए काम करने से पहले। एक गणित लगाते हैं सर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक्सपोर्टर है 10 करोड़ का, 12% मार्जिन पे काम करता है। एग्जांपल लेते हैं 100% एक्सपोर्ट करता है सर। अगर वो SEIS का बेनिफिट लेता है, उसकी सर्विसेज 5% वाले रिवार्ड क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर जाती हैं, तो उसका मार्जिन सर 12% से 17% हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर 5% मार्जिन बढ़ना सर, यानी कि आज की डेट में वो 10 करोड़ पे 1 करोड़ 20 लाख कमा रहा था, तो अब वो 1 करोड़ 70 लाख कमाएगा। बिल्कुल कमाएगा। तो देखते हैं वो कमाएगा कैसे।
पहले हम डिस्कस करते हैं सर्विसेज क्या होती हैं। देखिए मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं। सर्विसेज इंक्लूड्स all tradable services covered under general agreement on trade in services and earning foreign exchange। अब इसमें इस डेफिनेशन के 3 लिम्स हैं। नंबर 1, it includes all tradable services which covered under GATS, general agreement on trade in services and earn foreign exchange। अगर ये तीनों एट्रीब्यूट्स, ये तीनों लिम्स, अगर कोई सर्विस अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तीनों लिम्ब उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि तीनों चीजें हम मीट कर लेते हैं, तभी हमें SEIS में अप्रोच करने का, यानी कि तभी हम SEIS में आगे अप्रोच कर सकते हैं। तो सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज क्या होती है? नंबर 1, ट्रेडेबल सर्विसेज जो गैट्स में आती है और जिनसे कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज आता है, फ्री फॉरेन एक्सचेंज आता है, मतलब कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, फ्री फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो अब डिस्कस करते हैं सर, ये सर्विसेज अगर फॉर एग्जांपल, मुद्दे की बात यह है कि मैं इंडिया में बैठ के फॉरेन में सर्विसेज देता हूं, तो मैं कैसे वो सर्विसेज दे सकता हूं? जरा दिमाग पे जोर डालते हैं। मैं 10 मिनट का पॉज लेता हूं, जरा सोचिए, मैं इंडिया में बैठ के फॉरेन में सर्विसेज कैसे दे सकता हूं? क्या क्या मोड्स है मेरे पास? ठीक है, 10 सेकंड पूरे हो गए। जिन लोगों ने सोचा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सोचा वो भी अच्छी बात है, जैसे भी सोचा। नंबर 1, मैं इंडिया में बैठा हूं, कस्टमर बाहर बैठा है, मैं यहां से उसको सर्विसेज दे रहा हूं। वो सर्विसेज किस टाइप की होती हैं? वो सर्विस होती है इन द नेचर ऑफ कंसल्टेंसी, इन द नेचर ऑफ लीगल सर्विसेज, किसी भी टाइप की आप सर्विसेज ले लीजिए। जब आपको ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप लोगों को आसपास आने की जरूरत नहीं है, उस टाइप की सर्विसेज को हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जो एक जगह से बैठ के आप दूसरी जगह पे दे सकते हैं। जनरली उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज, IT सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज आती हैं, जहां पर दोनों को मिलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी सर्विसेज होती है सर, दूसरी टाइप की एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो होती हैं, वो ये होती है जब सामने वाला पर्सन, जब फॉरेन में बैठा पर्सन, जिसको हम सर्विस रेसिपिएंट कहेंगे, वो आपके पास आकर सर्विसेज ले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत फेमस एक ट्रेनर है, आप एक्सेल की ट्रेनिंग देते हैं या आप कोई पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, आप रिमोट ट्रेनिंग्स नहीं देते। वहां पर पर्सन को रिक्वायरमेंट है आपके पास आने की, फॉरेन से पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आता है और सर्विसेज लेता है। तो इस टाइप की सर्विसेज को हम बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड, जब सामने से पर्सन आया और सर्विसेज आपसे ली। GST में सर वो टर्म है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, सेम उसको FTP लॉज में बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। जब आपको परफॉर्म करना है इंडिया में, सामने वाला पर्सन आपसे सर्विसेज लेने आया है। GST में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है ट्रेनिंग्स का, कि सामने वाला पर्सन फॉरनर सर्विस रेसिपिएंट फॉरेन से आया ट्रेनिंग्स लेने। नंबर 2 एग्जांपल जो GST में दिया ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने फॉरेन से आपके पास आया। तो इस टाइप की सर्विसेज को हम बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड। थर्ड टाइप की सर्विसेज होती है कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस में क्या होता है कि आपने अपनी ब्रांच या अपना लाइसेंसिंग ऑफिस फॉरेन में खोला हुआ है और उसके थ्रू आप सर्विसेज देते हैं फॉरेन में। इस टाइप की सर्विसेज को बोलते हैं कमर्शियल प्रेजेंस। फोर्थ काइंड ऑफ सर्विसेज होती है जब आप खुद जाके वहां पर जाके सर्विसेज दे रहे हैं। इस टाइप की सर्विसेज को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्संस। तो सर्विस 4 मोड में दी जाती है, हमने जैसा डिस्कस किया। नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। नंबर 2, कंजम्पशन अब्रॉड। नंबर 3, कमर्शियल प्रेजेंस। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। अब आइस ब्रेकिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में स्पेशली सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में बेनिफिट मिलेगा सिर्फ मोड 1 और मोड 2 का, वो है कंजम्पशन अब्रॉड और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का।
वहीं नेचुरल पर्सन, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन और कमर्शियल प्रेजेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में। तो आप देख लीजिए आपका मोड कौन सा है। अगर आप मोड 1 और मोड 2 में आ रहे हैं तो ही SEIS का बेनिफिट आप ले सकते हैं। मतलब गौरव जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें 4 तरीके की सर्विसेज बताई गई, दैट इज द जनरल जी थिंग। फिर उस 4 में से बताया गया कि ये 2 सर्विसेज हैं जिनके लिए आप SCIS में एलिजिबल है। मींस जी। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मींस मैं इंडिया में बैठा हूँ, बाहर के बंदे को हम्म। सर्विस दे रहा हूँ। आपने एग्जांपल भी डाले हैं, BPO, KPO, IET सर्विसेज, कंसल्टेंसी, लीगल सर्विसेज, कोई भी। राइट सर। दूसरा कंजम्पशन अब्रॉड सर्विसेज, मीन सामने वाला आया, मैंने यहाँ से दी, जिसमें आपने टूरिज्म, एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज डाली है। तो ये 2 राइट सर। ऐसी सर्विसेज है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और कंजम्पशन। मेरे को लग रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विसेज भी है मेरे मेरे अकॉर्डिंग, तो जिसमें जो है मैक्सिमम लोग राइट सर। फॉल करते हैं सर। राइट सर। आगे चलते हैं सर। बिल्कुल। सर अब आती है मजे की बात। सर दिल खुश हो जाएगा आगे वाली टेबल देख के। मैं बात करने वाला हूँ रिवार्ड रेट्स की। राइट। रिवार्ड कौन कौन से मिलते हैं, रिवार्ड का मतलब इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे। अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज डिफाइन किए हैं, कैटेगराइज किए हैं लीगल सर्विसेज में, टैक्सेशन सर्विसेज में, आर्किटेक्चरल में, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड डेंटल। अगर इस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो रिवार्ड का रेट है 7%। बहुत अच्छा रेट है 7%। बहुत बहुत अच्छा है। लीगल सर्विसेज, सर लीगल प्रैक्टिस 3 टाइप की होती है। CA की प्रैक्टिस भी सर 3 टाइप की होती है जो मैं समझता हूँ। नंबर 1 कंप्लाइंसेस, नंबर 2 एडवाइजरी, नंबर 3 लिटिगेशन। कंप्लाइंसेस में अगर हम बात करते हैं, कॉमन एग्जांपल रिटर्न फाइलिंग, एडवाइजरी में ओपिनियंस देना, लिटिगेशन में केस फाइट करना। ट्रिब्यूनल में CA ट्रिब्यूनल तक केस फाइट कर सकता है, वही एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और तीनों ही सर्विसेज सर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्वालिफाई करती हैं। तो लीगल का प्योर केस होता है सर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्वालिफाई करता है। एक्सेप्शंस होंगी सर कि एडवोकेट बाहर गया हो, उसने वहां पर कोई केस अगर फाइट किया हो फॉरेन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लीगल सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में ही क्वालिफाई करती है। वही सर टैक्सेशन सर्विसेज, अगर आप किसी फॉरेन एंटिटीज का, फॉरेन एंटिटी की आजकल तो ग्लोबल सिनेरियो है, और जैसे UAE वेट आने के बाद इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लाइंसेस की सर्विसेज दी है UAE में। तो इस टाइप की सर्विसेज टैक्सेशन सर्विसेज में फॉल करती हैं। और अगर आप किसी UAE के क्लाइंट को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्वालिफाई करती है और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स SEIS की फॉर्म में लिए जा सकते हैं। आर्किटेक्चरल सर्विसेज, सर आर्किटेक्चरल सर्विसेज में अगर फॉरेन में किसी को कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो कोई मैप इंडियन आर्किटेक्ट से बनवाता है, तो वो जो आर्किटेक्ट की सर्विस है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्वालिफाई कर जाती है। वही सेम केस में इंजीनियरिंग में, मेडिकल और डेंटल में कोई ओपिनियन लिया जाता है या कुछ ऐसी सर्विसेज ली जाती हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्वालिफाई करती हैं, तो उस केस में 7% का रिवार्ड ये पर्सन सर्विसेज कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 7% रिवार्ड के लिए SEIS अप्लाई कर सकते हैं। सर नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। सर आज की डेट में रिक्वायरमेंट है इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करने के लिए, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ फॉरेन ट्रेड DGFT को कि उन्होंने ऐसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिवाइस की है जिसमें उन्होंने R&D को 7% का बेनिफिट दिया है। R&D के बारे में लिखा है कि अगर नेचुरल साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में और इंटरडिसिप्लिनरी R&D की जाती है तो 7% का रिवार्ड दिया जाता है। सर कोविड-19 आने के बाद बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया को R&D के बारे में सोचने के लिए, not only in terms of medicine but also in terms of business, also in terms of developing a good ecosystem, also in terms of so many things, in terms of explore the natural resources and just use the demographic transition of India so that we can use our resources very well. तो R&D को प्रमोट किया गया SEIS में और 7% का रिवार्ड दिया गया है। सर अगली सर्विसेज आती है रेंटिंग और लीजिंग सर्विसेज, जिसमें अगर कोई शिप, एयरक्राफ्ट, कोई ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कोई मशीनरी और अदर मशीनरी एंड इक्विपमेंट अगर आप किसी फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन रेसिपिएंट को लीज पे देते हैं या रेंट पे देते हैं,
विदाउट ऑपरेटर्स, ध्यान रखना है सर, इसमें विदाउट ऑपरेटर वर्ड यूज किया है। तो एक बार अगर आप इस सर्विसेज में, कोई भी अगर पर्सन इस सर्विसेज में अप्लाई कर रहा है SEIS का बेनिफिट, तो एक बार डेफिनेशन को ध्यान से एक बार रीड कर लेना और देख लेना कि टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि नहीं। तो सर 7% का बेनिफिट दिया गया है इस लीजिंग और रेंटिंग सर्विसेज में। जो मैं नेक्स्ट आता है सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ गौरव जी की, हमने सबसे पहले देखा कि सर्विस क्या है, फिर उसमें 2 पैरामीटर पे हमने SEIS के लिए स्कीम बना दी। देन देयर इज ए कैटेगराइजेशन इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अब इन कैटेगरी के लिए हम ये रेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी कंडीशंस है। तो ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ये पूरी एक्सक्लूसिवली लिस्ट है FDI पॉलिसी के अंदर 2015 से 2020 के अंदर। सो वी हैव टू चेक कि हमारी सर्विसेज उसमें आती है नहीं आती है, और आती है तो क्या विद कंडीशन हम पूरी कर रहे हैं। अगर पूरी कर रहे हैं तो जो भी एप्लीकेबल 5 या 7% का रेट है वो हमें मिल जाएगा। ये बात मेरे को समझ आती है गौरव जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। अब इसको अवेल कैसे करना है, मतलब अगर हम उस पे बात करें तो सर पहले मैं इस लिस्ट को पूरा करता हूँ, क्योंकि अगली जो सर्विसेज की लिस्ट आ रही है सर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो इसमें फॉल करती हैं, बहुत सारी पार्टीज फॉल करती हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है सर इसके बारे में कि उनको इनका SEIS का बेनिफिट मिलेगा। सर एक कैटेगरी है अदर बिजनेस सर्विसेज की, तो इसमें जो सर्विसेज आती है 5% रिवार्ड वाली आती है। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। सर डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है सर, बहुत एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हम देते हैं फॉरेन पार्टीज को, लेकिन कितने लोग SEIS का बेनिफिट अवेल करते हैं? बहुत कम सर। तो ये एक सर अवेयरनेस, मेरे हिसाब से सर जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, SEIS का टॉपिक ना डिस्कस करके सर हम एक हाउ टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स इन कंट्री, इसका थीम सर ये भी हो सकता है, क्योंकि हम बता रहे हैं एक्सपोर्टर्स को व्हाई वी शुड डू मोर एंड मोर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग अस द इंसेंटिव्स, इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग अस द रिवार्ड्स। एक हैंड होल्डिंग है सर इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। तो अदर बिजनेस सर्विसेज में सर मैं बात करता हूँ, पहली एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। सर दूसरी बड़ी फेमस सर्विसेज है सर मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन और पॉलिंग सर्विसेज। सर मार्केट रिसर्च बहुत सारी कंपनीज करती है सर इंडिया के अंदर। थर्ड है सर मैनेजमेंट कंसल्टिंग। सर इसके तो सर ये मान के चलिए मोहित जी कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपोर्टर्स, ऐसे बहुत सारे सर्विस एक्सपोर्टर्स मिलेंगे जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग उनका मेन डोमेन है। चाहे वो मर्जर एक्विजिशन की हम बात करते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की बात करते हैं, अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड बात करता हूँ तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग को लेकर भी सर लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है कि उनको SEIS का बेनिफिट मिलता है। फिर आती है सर बात टेक्निकल टेस्टिंग एनालिसिस की। फिर अगली सर्विसेज है सर्विसेज इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें आर्टिकल शेयर कर देंगे ईटेक्स के पोर्टल पे, राइट, और यूट्यूब के लिंक में भी आर्टिकल शेयर कर देंगे ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सके। प्लेसमेंट एंड सप्लाई सर्विसेज ऑफ पर्सोनल, ये बड़ी सब फेमस सर्विसेज है। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज देती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दुबई में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, US में रिक्रूटमेंट्स होती हैं, तो उस केसेस में भी वो SEIS का बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एंड सप्लाई ऑफ पर्सोनल में वो कवर होती है। सर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी। सर ये सर्विसेज इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी में बैकग्राउंड स्क्रीनिंग जो कंपनियां करती हैं, जो कंपनीज फॉरेन से फॉरेनर्स आते हैं उनको सिक्योरिटी सर्विसेज देती हैं, वो कंपनीज इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी के लिम में कवर हो जाती है। सर नेक्स्ट सर्विस आती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, और फिर उसके बाद सर सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग, क्लीनिंग, फोटोग्राफिक, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, कन्वेंशनल एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। सर ये बहुत लंबी लिस्ट है अदर बिजनेस सर्विसेज में। तो सबको एक बार अपने बिजनेस को दोबारा से, एक बार अपने बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस को दोबारा से एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है, और देखना है कि वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बहुत बेनिफिशियल होगा ये उनके लिए। फिर सर आज की डेट में कोविड-19 से जो सबसे ज्यादा सेक्टर हिट हुआ है वो है टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर। उसके लिए भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में प्रावधान है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स के केस में 5% का बेनिफिट मिलता है, और ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर और टूर गाइड्स के केस में 7% का बेनिफिट मिलता है। तो आज जो टूर ऑपरेटर्स फॉरेनर्स को टूर की सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके बिजनेसेस बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, तो 1920 का अभी भी स्कोप है उनके पास SEIS क्लेम करने का।
और अपना कैश फ्लो बढ़ाने का। फिर नेक्स्ट सर्विसेज की बात करता हूँ, रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग सर्विसेज। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज। सर आजकल जूम मीटिंग का जमाना है। एजुकेशनल सर्विसेज में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एंड एडल्ट एजुकेशन सर्विसेज में 7% का बेनिफिट मिल रहा है, तो इसमें भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल सर्विसेज है, लिस्ट पूरी है, हम आर्टिकल में शेयर कर, आर्टिकल में हम आर्टिकल शेयर करेंगे ये वाला, तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर लास्ट में आती है सर हेल्थ रिलेटेड एंड सोशल सर्विसेज। इसमें हॉस्पिटल की सर्विसेज है बहुत सारी। इंडिया में अब एक इमर्जिंग बिजनेस है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो हॉस्पिटल सर्विसेज उसका पार्ट एंड पार्सल होती है, तो उसके इसमें भी वो वाले बिजनेसेस जो मेडिकल असिस्टेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनकी सर्विसेज हॉस्पिटल सर्विसेज में फॉलो होती है कि नहीं। अगर होती है तो सिर्फ 7% का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये जो मैंने लिस्ट आपसे शेयर की है, अभी आपसे डिस्कस की है, ये अपेंडिक्स 3 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अपेंडिक्स 3D ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 में ये लिस्ट दे रखी है। अपेंडिक्स 3D आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे सेक्टर्स और सर्विसेज वाइज और रेट वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी। व्हाट वी विल डू गौरव जी कि हम जो है ना अपेंडिक्स 3D भी साथ में लगा देंगे इस वीडियो के साथ लिंक में, और आपका आर्टिकल भी, सो दैट ऑडियंस के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। श्योर सर, श्योर। सो नेक्स्ट हाँ प्लीज सर। यस सर। मैं अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहले ये है, आपने 4 नंबर पे लिखा है कि हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर SCIS? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले अगर मैं एक कॉमन सेंस की बात करूं तो सर्विस होनी चाहिए। सर्विस है कि नहीं, सबसे पहला तो सर्विस हमने ऊपर डिफाइन किया था, ऊपर डिस्कस किया था कि सर्विस के लिए ट्रेडेबल सर्विस होनी चाहिए, गैट्स में आनी चाहिए, और फ्री फॉरेन एक्सचेंज हमें उस पर अर्न करना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो वो सर्विस है। उसके बाद हमने बोला था सर मोड 1 और मोड 2, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और कंजम्पशन अब्रॉड, उसमें आनी चाहिए। वो दो काइंड, यानी कि उन 2 मोड्स में वो सर्विसेज होनी चाहिए। तो अगर ये सर्विस ऊपर वाले जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया उसमें फॉल करती है तो हमें SCIS का बेनिफिट मिलेगा, और मोड 1 और मोड 2 में ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट क्राइटेरिया है $15,000 से ऊपर की अर्निंग होनी चाहिए। आज की डेट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15,000 मल्टीप्लाई 75 जो डॉलर रेट चल रहा है, तो अगर इतनी अर्निंग आपकी होती है तो ही आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में SCIS का बेनिफिट ले सकते हैं। सर लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, एक्टिव IC कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपके पास होना चाहिए। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नहीं है आपके पास तो आप SCIS का बेनिफिट नहीं ले सकते। मैं एक व्यूअर्स को एक एडवाइस ये करना चाहता हूं, जिन लोगों के पास आज तक भी IC कोड नहीं है वो आज भी अप्लाई कर लें IC कोड। IC कोड के कोई कंप्लायंसेस ऐसे सच नहीं होते हैं, बहुत इजी होता है अप्लाई करना, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट लेने के लिए IC कोड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम कैलकुलेट कैसे करेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। जितना आपने कमाया और जितना आपने पे किया, नेट बैलेंस के ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा। जितना हमने कमाया, पहला क्वेश्चन, यानी कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, सॉरी, ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब है कितना आपके बैंक अकाउंट में आया। रियलाइजेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, एक्रूअल की नहीं, बिलिंग्स की नहीं, इनवॉइसिंग की नहीं, रियलाइजेशन, कितना हमने रियलाइज किया। और टोटल एक्सपेंस, पेमेंट्स, रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द IC होल्डर, कितनी हमने पेमेंट करी। 100 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आए और 20 रुपीज हमने फॉरेन पेमेंट करी है, तो 80 रुपीज के ऊपर, नेट के ऊपर हमारे को बेनिफिट मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी का जो बेनिफिट है SCIS, ये इसकी कैलकुलेशन भी सर बिल्कुल एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है GST की, उसके ही टर्म्स पे है कि वहां भी हम अर्निंग्स देखते हैं। अर्निंग्स मतलब व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, यहां भी हम अर्निंग्स देखते हैं।
अर्निंग्स बेस पे ही हमारे को रिवार्ड मिलते हैं। तो मोहित जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। मैं आपकी बात समझ गया गौरव जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैंने पूरे साल में 200 रुपए की बिलिंग की है, लेकिन मेरे पास 100 रुपए ही रियलाइज हुए हैं, बाकी 100 रुपए अभी पार्टी से आने पेंडिंग है, और पूरे साल में मैं 20 यस रुपए सर। का अगर फॉरेन एक्सपेंडिचर किया है, आउटसाइड इंडिया पेमेंट की है, यस सर। तो जो मिला यस सर। 100 रुपए माइनस जो दिया 20 रुपए, मीन्स 80 रुपए के ऊपर 5 या 7% जो भी मेरा क्वालिफाइंग रेट है उतना मेरे को मिलेगा। मतलब 200 काउंट नहीं होगा, 100 काउंट होगा। मीन्स जो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो डेफिनेशन बनती है वो ये कहती है कि रियलाइज्ड, तो वो रियलाइज्ड वर्ड के ऊपर जैसे यस आपने सर। बताया कि वो फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया गौरव जी आपकी बात। सर इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम क्या है? इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम है जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है। ईयर टू ईयर नोटिफिकेशन निकलता है। 1920 का नोटिफिकेशन उस टाइम निकल चुका है, तो 1920 के लिए स्कीम वैलिड है। 2021 के लिए गवर्नमेंट ने अभी होल्ड पे किया है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी निकलेगा या स्कीम किसी न्यू फॉर्म में आएगी, क्योंकि WTO के डिस्प्यूट के बाद, US के डिस्प्यूट के बाद। अब बात आती है सर, SCIS हम अप्लाई कब तक कर सकते हैं? सर SCIS हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 1 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12 मंथ्स की टाइम लिमिट है सर हमारे 31 पास। मार्च 2020 का जो है वो 31 मार्च 21 तक अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। अब वही क्वेश्चन ये आता है, हम लेट हो गए, क्या हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन कट के साथ मिलेगा। टेबल डिस्कस करते हैं, कट की टेबल। कट का मतलब क्या है? उतना पैसा कट जाएगा और बाकी पैसा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया लेट कट रेट, जिसमें बोला है 1 साल एक्सपायर होने के बाद अगर आप 6 मंथ्स तक अप्लाई कर देते हैं तो 2% कट होगा और 98% आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी लेट हो गए, फिर भी आपको अवेयरनेस नहीं आई, तो आप 7th मंथ से 12th मंथ तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5% कट होगा और 95% आपको रिवार्ड मिल जाएगा। फिर भी आप लेट हो गए, 2 साल तक भी आपने अप्लाई नहीं किया खत्म होने के फाइनेंशियल ईयर। 1 साल का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने और दिया कि आप 1 साल यानी कि 12th मंथ टू 24th मंथ में आप अगर अप्लाई कर लेते हो तो उस केस में 10% डिडक्ट होने के बाद 90% का रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अगर मैं ईयर की फॉर्म में उसको बात करूं, अगर फाइनेंशियल 18-19 की बात करते हैं, फाइनेंशियल 18-19 का अप्लाई करने की ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो 30 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर लीजिए, 90% पैसा ले लीजिए, रिवार्ड ले लीजिए। फिर भी अप्लाई नहीं किया, 1 अक्टूबर 20 टू 31 मार्च 2021 के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 95% रिवार्ड आपको मिल जाएगा। फिर भी अप्लाई नहीं किया, 31 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 90% आपको रिवार्ड मिल जाएगा। उसके बाद ड्यू डेट एक्सपायर, नो लेट कट, नो SCIS बेनिफिट। तो कहने का ये तात्पर्य है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का SCIS आप 3 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। 1 साल तक नो लेट कट, अगले 6 महीने तक 2% लेट कट, उसके अगले 6 महीने तक 5% लेट कट, उसके अगले 1 साल तक 10% लेट कट, उसके बाद नो शो, नथिंग। तो गौरव जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि जब गौरव जी ये कहते हैं कि 2% लेट कट, उसका मतलब ये नहीं कि 7 में से 2 घट गया। वो यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेंटेज के टर्म्स में, या आप फाइनेंशियल रुपीज के टर्म्स में अगर समझे बात, कि मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलना था SCIS, तो 2% मतलब 98 रुपए मिलेगा। 7 माइनस 2% नहीं होगा, रुपीज टर्म्स में बता रहे हैं वो, कि 100 में से 2 रुपए जाएंगे, 100 में से 5 रुपए जाएंगे, और 100 में से 10 रुपए जाएंगे, और फिर 100 के 100 चले जाएंगे अगर विद इन 3 ईयर्स भी आपने अप्लाई नहीं किया। तो गौरव जी, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली समझना चाहता हूँ कि क्या मल्टी ईयर्स की सिंगल एप्लीकेशन लग जाती है, या 1 साल की एक एप्लीकेशन लगती है, या फिर ये 6 महीने की भी एप्लीकेशन लग जाती है? मतलब एप्लीकेशन का मोड क्या रहता है इसमें? सर हमने डिस्कस किया ना अभी ऊपर कि नोटिफिकेशन आता है ईयर टू ईयर, तो ओके। मल्टीपल ईयर्स की एप्लीकेशन नहीं लगती, ईयर टू ईयर एप्लीकेशन जाएगी। क्वेश्चन यही था सर, या इसके अलावा कुछ था इसमें ऐड? नहीं नहीं, क्वेश्चन यही था। अब मेरा अगला क्वेश्चन यही है
अब ये हाँ जी। SCIS जो है वो पैसों की फॉर्म में हमें मिलता है या क्या, मतलब व्हाट इज दिस SCIS? क्योंकि MEIS में हमने देखा है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज सेम सर। रिलायजेबल इन द मार्केट, तो SCIS में क्या मिलता है मतलब? सर SCIS में आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का एक नंबर होगा और उसकी एक वैलिडिटी होगी। वो सर्टिफिकेट नंबर आप जिसकी DGFT की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी और उसका सर्टिफिकेट नंबर की जेन्युइनिटी। और ये जो सर्टिफिकेट है सर, ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है। और ये यूज जो होता है, अगले पॉइंट हमारा यही था कि ये SCIS का सर्टिफिकेट यूज कहां पर होता है। ये यूज होता है सर कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में, एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट में, सर्विस टैक्स की पेमेंट में और एक्सचेंज ड्यूटी की पेमेंट में। आज की डेट में सर्विस टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में यूज होता है। ये GST की सर लाइबिलिटी में यूज नहीं होता, GST की पेमेंट में यूज नहीं होता। अब बात आती है कि सर मैं तो 100% एक्सपोर्टर हूँ सर, ड्यूटी स्क्रिप्ट मुझे मिल गई, SCIS का बेनिफिट मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट। अब मैं उसका क्या करूँ? मैं तो उसको यूज ही नहीं कर सकता। सर ये मार्केट में सेल होते हैं सर, इसकी जो ड्यूटी स्क्रिप्ट होती है, जिसको हम आप कह सकते हैं ड्यूटी लाइसेंसेज होते हैं, ये मार्केट में सेल होते हैं और ट्रेडेबल होते हैं। जनरली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, वो इसको परचेज करते हैं और डिस्काउंट पे परचेज, डिस्काउंट पे सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का सर्टिफिकेट है तो 95 to 96 रुपीज में वो ट्रेडेबल होता है मार्केट के अंदर। और और सबसे जो मेन इसकी खासियत है, इस ट्रेड के ऊपर यानी कि SCIS की सेल के ऊपर, सर्टिफिकेट की सेल के ऊपर, ड्यूटी स्क्रिप्ट की सेल के ऊपर GST नहीं लगता। 0% GST वाली आइटम है। तो 100 रुपीज की अगर आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट मिली है तो आप इजीली किसी भी इंपोर्टर को 95 to 96 में वो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। मैं जो गौरव जी की बात समझ पा रहा हूँ वो यही है कि SCIS एक सर्टिफिकेट है जो आपको मिला, जिसकी एक वैलिडिटी है जो 12 महीने है, डेट ऑफ इशू से 12 महीने के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो गौरव जी ने बता दिया है कि आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और वो रीसेलेबल भी है मार्केट में। परचेज कौन करेगा? यूसेज के हिसाब से, जहां जहां वो यूज हो सकता है उसी वही बंदा उसको परचेज करेगा ना। तो क्वेश्चन कम्स कि वो कितने में बिकेगा। जैसे गौरव जी ने एक मार्केट ट्रेंड तो बता दिया कि 95 to 96% रियलाइजेशन वैल्यू उसकी बनती है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन ड्यूल पार्टी नेगोशिएशन कि आप कितने में उसको बेच सकते हैं या सामने वाला बायर कितने में उसको लेता है। और साथ के साथ गौरव जी ने जो ट्रिगर पॉइंट बताया कि इसकी सेल के ऊपर GST आज के दिन नहीं लगता। कभी जब GST इंप्लीमेंट हुआ था तो इसके ऊपर 12% का एक रेट आया था, फिर उसको घटा के 5 किया गया और फिर 0 कर दिया गया, और आज के दिन शायद पिछले 2.5 साल से वो रेट 0 ही चल रहा है। सो ये तो मैं अगर इन टोटो देखूं तो इट इज ए टोटल वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस जो सर्विस एक्सपोर्ट में फॉल कर रही हैं। इंसेंटिव लीजिए 5 से 7% का, GST भी आपको पे नहीं करना है। गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया जो अभी गौरव जी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, और जैसे ही पैसा आपको मिलता है दैट गिव्स यू एन एडिशनल कैश इन योर हैंड। तो क्वेश्चन अब यही है गौरव जी कि हाउ टू अप्लाई इट, ये अप्लाई कैसे करेंगे SCIS को? सर इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, लेकिन अभी आपने जो इसकी वैलिडिटी बोली है 12 मंथ्स, सर वो एक्सटेंड होकर 24 मंथ्स हो चुकी है। ओके ओके 12 मंथ से 18 मंथ्स, 18 मंथ से 24 मंथ्स हो चुकी है। राइट वाइड पब्लिक नोटिस नंबर 33/2015 डेटेड 23 अक्टूबर 2017। राइट अभी सर अभी तक जो हम चीजें डिस्कस करते आ रहे थे, मेरे को मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऐप डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, STPIs, क्या इन लोगों को SCIS का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंडिया आज की डेट में हब बनता जा रहा है सर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, ऐप डेवलपर्स का, तो SCIS का बेनिफिट मिलेगा? सर सॉरी टू से, हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है कि इन सर्विसेज को भी कवर किया जाए, और इसमें अभी SCIS में कोई प्रोविजन नहीं है सर इन सर्विसेज के लिए, इन सर्विसेज को इंसेंटिव देने के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स और जो यूनिट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं STPI में, ESTP में, SEZ में जो वर्क करती हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट SCIS का नहीं है, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट ने और टाइप के बेनिफिट्स दिए रखे हैं। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगला पॉइंट, कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं
सॉरी, कौन कौन सी ऐसी रेमिटेंसीज हैं जो SCIS में कवर नहीं होती, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमने बात की सर फॉरेन रेमिटेंस अर्निंग के ऊपर SCIS का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो फॉरेन रेमिटेंसेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होनी चाहिए। अदर देन सर्विस सेक्टर रिलेटेड फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर SCIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी है सर, मैं डिस्कस करता हूं। इक्विटी पार्टिसिपेशन, बाहर से पैसा आया इक्विटी के फॉर्म में, बाहर से पैसा आया, फॉरेन से रेमिटेंस आई फॉर डेट, फॉरेन से रेमिटेंस आती है डोनेशन की फॉर्म में। सर्विस सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है इनका, सर्विसेज से कोई रिलेशन नहीं है, SCIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी फॉरेन रेमिटेंसेज हमारे पास आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस से रिलेटेड है उन्हीं का बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, गुड्स भी सेल करता हूँ, जो रेमिटेंसेज आती हैं दोनों की आती हैं, तो बाइफरकेट करना पड़ेगा सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड, और वो भी अगर वो उन पर्टिकुलर जो अपेंडिक्स 3D में हमने सर्विसेज डिस्कस करी हैं अगर उसमें फॉल करती हैं तो ही इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज नो। फिर हमारे पास हमने कोई फॉरेन लोन दे रखा था, उसकी रिपेमेंट आई है, उस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर, मैंने जो पहले पॉइंट डिस्कस किया, EOU की, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, ESTP की, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की, STPIs की, BTPs की, इन सभी की एक्सपोर्ट टर्नओवर्स SCIS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती है, इन सबको SCIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी है, उसका कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड आता है इन द फॉर्म ऑफ इश्यूएंस ऑफ करेंसी बॉन्ड्स, in the form of issuance of ADRs, GDRs, global depository receipts, American depository receipts, कोई फॉरेन करेंसी लोन उन्होंने रेज किया है, उसका पैसा आता है फॉरेन से, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और कोई अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कनेक्टेड नहीं है सर्विसेज से, उस केस में SCIS का बेनिफिट नहीं मिलता। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है और होना भी चाहिए। सर एक होता है EFC अकाउंट, जिसको बोलते हैं अर्नर्स एक्सचेंज फॉरेन अर्नर्स एक्सचेंज अकाउंट, सॉरी। तो EFC में अगर कोई पेमेंट आती है उस केस में भी SCIS का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। टेलीकॉम सेक्टर में SCIS का बेनिफिट नहीं है। फिर एयरलाइन सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज जो फॉरेन रूट पे ही चलती हैं, दुबई से US से फ्लाइट चलती है इंडियन एयरलाइंस की, उस केस में वो SCIS का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। इंडिया में कोई, क्योंकि वो कंजम्पशन अब्रॉड और जो हमने डिस्कस किया था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में कहीं भी क्वालिफाई नहीं करेगी, इस पॉइंट को भी हमें देखना है। तो ये सारा इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो हमने डिस्कस किया था ऊपर। एक मोहित जी ने भी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था, जो मैं कहता हूँ मुद्दे की बात, सारी बातें हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिवार्ड्स, सर्विस की डेफिनेशन, सर्विस सप्लायर की डेफिनेशन। सर पैसा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, हमने सब चेक कर लिया, हम क्वालिफाई करते हैं। तो उसके लिए DGFT की साइट पर जाकर SCIS का इको मॉड्यूल है, वहां पर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, रिलेटेड एनेक्जर्स फाइल करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट वहां पर मांगी गई है वो हमें सप्लाई करनी है। जनरली जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे जाते हैं, एनेक्जर्स मांगे जाते हैं, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपने एक्सपोर्ट कैसे अर्न किया, मतलब कौन कौन से इनवॉइसेस के अगेंस्ट में, किन किन सर्विसेज के अगेंस्ट में आपके पास पैसा आया, उसकी हमें एक लिस्ट बना के वहां पर सप्लाई करनी होती है, देनी होती है। प्लस हमने कौन कौन सी पेमेंट करी, किस किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में पेमेंट करी, उसकी लिस्ट देनी होती है। हमें अपनी कैलकुलेशन SCIS बेनिफिट्स की देनी होती है, प्लस साथ में एक CA सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें CA सर्टिफाई करता है जो कंपनी ने कैलकुलेशन करी है, और जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर है, और इंपोर्ट पेमेंट्स हैं, इंपोर्ट के इनवॉइसेस हैं, वो उसने चेक करे हैं, और ये सब कुछ उसने वेरीफाई किया और करेक्ट पाया। उसको अपना एक ट्रू एंड करेक्ट भी वहां पर देना होता है, ट्रू एंड फेयर भी वहां पर देना होता है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। टेक्निकलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ऊपर डिस्कस किया
लीगल सर्विसेज की मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लीगल सर्विसेज को 7% का रिवार्ड मिलता है। अगर आप लीगल सर्विसेज के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं SCIS, तो वहां पर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? वहां पर ये पॉइंट्स चेक किए जाते हैं SCIS की एप्लीकेशन में, जो डिपार्टमेंट DGFT चेक करता है कि आपने सिर्फ लीगल सर्विसेज का ही क्लेम किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेटेंट अप्लाई किया इंडिया में, वहां पर आपने अपनी फीस भी ली, गवर्नमेंट फीस भी ली, और कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी लिए। तो इस केस में जो आपकी प्रोफेशनल फीस है, SCIS का बेनिफिट सिर्फ आपको उसी के ऊपर मिलेगा। गवर्नमेंट फीस के ऊपर जो आपने इंडियन गवर्नमेंट को पे करी है फॉर पेटेंट एप्लीकेशन in the capacity of pure agent, because patent is not in your name, patent is in others name, और कुछ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किए हैं रिलेटेड टू योर कन्वेंस एंड रिलेटेड टू योर फाइलिंग चार्जेस, तो उस केस में ये दोनों आपको एक्सक्लूड करके सिर्फ प्रोफेशनल फीस के ऊपर ही SCIS का बेनिफिट क्लेम करना होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप SCIS का क्लेम अब बनाना है और उसकी फाइल्स को अपलोड करना है SCIS की ई-कॉम मॉड्यूल में। और आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, अभी 1920 का SCIS का ई-कॉम मॉड्यूल एक्टिव नहीं है, 17-18 और 18-19 का मॉड्यूल अभी एक्टिव है। तो जो लोग अभी तक 17-18 और 18-9 का नहीं फाइल कर पाए हैं, तो वो लोग फाइल कर सकते हैं। लेट कट देख लीजिए और टाइम लिमिट से एक बार देख लेना। 18-19 तो अभी वैलिड है, 17-18 भी 17-18 वैलिड है। वो जी आज की डेट में 3 साल हो गए। नहीं, 3 साल तो नहीं हुए, लेकिन 18-19 में शायद अभी रेट कट भी नहीं लगेगा कोविड की वजह से। 17-18 में रेट कट लगेगा। यस सर। तो अभी दोनों ईयर्स अभी वैलिड है, तो दोनों का मॉड्यूल अभी अवेलेबल है DGFT की साइट पे। लास्ट गौरव जी, yes, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले टेस्ट किया कि सर्विस है या नहीं है। सर्विस yes, होगी, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहली 2 कैटेगरी में हम फॉल भी कर गए। देन हमने रेट भी हमारा चेक कर लिया, हमने ये yes, भी sir. देख लिया कि फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो अमाउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ईयर वाइज भी हमें Right, फाइल करना है, फाइल करके सर्टिफिकेट मिल गया, GST भी नहीं लगेगा, उसको एनकैश भी कर सकते हैं हम। एप्लीकेशन Right, कैसे फाइल होगी, कहाँ फाइल होगी, वो भी हमने देख लिया। डिटेल्ड एप्लीकेशन के ऊपर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्लोज वाइज अगर ऑडियंस की डिमांड आई तो। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसमें आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या है, मतलब क्या इसमें अभी भी कुछ ट्रिगर पॉइंट है, या इट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन? आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि अभी फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन जो हो चुका है उसका हमें इजिली मिल सकता है, लेकिन अभी फ्यूचर कैसे होगा, क्या SCIS कंटिन्यू करेगा या किसी और नाम से करेगा? क्योंकि सबसे पहली जो चीज समझ आती है वो यही आती है कि जिन सर्विसेज को ऐड किया है वो उनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, और जिनको एक्सक्लूड किया गया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर सिनेरियोज में या तो सेटिस्फाइड है, या फिर उनको वो एक्सपोर्ट प्रमोशन देना नहीं चाहती गवर्नमेंट। यस सर। क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं ये बोलना चाहूंगा, SCIS की एप्लीकेशंस स्क्रूटनाइज्ड होती हैं। हर साल 10% SSCs को सेलेक्ट किया जाता है और उनकी एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होती हैं। और DGFT में ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करें तो पूरा अपने बिजनेस को स्टडी करके, अपने ट्रांजैक्शंस को स्टडी करके, एक्सपर्ट एडवाइस लेके, अपने कंसल्टेंट्स को लूप पे रख के ही एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अदरवाइज रॉन्ग एप्लीकेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देती है तो उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंसेस भी लगाए जाते हैं। लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फाइल कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं SCIS से रिलेटेड, आपको 3 साल तक मेंटेन करना है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो SCIS FTP लॉज हैं, FTP लॉज में 3 साल तक मैंडेटरी है उन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। तो ये मेरे पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर थे जो सबके लिए थे, जो भी लोग इन SCIS सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। सो थैंक यू गौरव जी। फ्रेंड्स, जैसा हमें समझ आया कि SCIS क्या है, जो मिथ मार्केट में चल रहा था वो गौरव जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में WTO का मैटर एक्सप्लेन किया, हाउ इंडिया इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट, और इंडिया ने साथ में ये भी कंफर्म किया कि आगे शायद इन इंसेंटिव स्कीम्स का चेहरा चेंज हो जाएगा, लेकिन शायद स्कीम बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। SCIS इन टोटो क्या है, कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करनी है। साथ के साथ गौरव जी ने ये भी बताया कि पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो शायद हर इंडिया के हर लॉ में, हर कानून में डाले हुए हैं, अगर आपने किसी भी फ्रॉडुलेंट मैनर से
या किसी भी गलत बाय बोनाफाइड मिस्टेक से भी अगर आपने गलत क्लेम कर लिया SEIS का, तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. So friends, with this we conclude this video. I thanks to Gaurav ji for his such a deep explained article on this SEIS. Thank you Gaurav ji for your time. थैंक यू वेरी मच सर. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप प्लीज कमेंट कीजिए. हम आर्टिकल का और अनेक्सर 3D जो SEIS की स्कीम्स के जहां रेट्स दे रखे हैं वो सारा का सारा इस वीडियो के लिंक में आपके लिए लगा देंगे. आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है आप कमेंट कर दीजिए. गौरव जी इज अवेलेबल. साथ के साथ जो है ना वीडियो आप लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू गौरव जी. थैंक यू वेरी मच.